को और ऊपर लेके गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी और बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ गई तो इसका मतलब है कि अब इस पॉइंट पे जो Fy रहेगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। देखो समझ में आया, यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है, अब यहां से हम थोड़ा और ऊपर चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो F अभी mg से बैलेंस हो रहा था, अब F' mg से ज्यादा है तो रिजल्टेंट फोर्स कहां निकल के आ गया, रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ गया ऊपर की ओर। तो अब हुआ क्या, जिस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर गया, और अगर ऐसा होता है तो ये इक्विलिब्रियम हमारा अनस्टेबल होता है। आया नहीं समझ में। और सेकंड केस मेरा क्या पॉसिबल है, सेकंड केस पॉसिबल है कि h की वैल्यू r/√2 से ज्यादा हो सकती है। तो हो सकता है h यहां कहीं हो, ये तो डिपेंड कर रहा है कितनी हाइट पे चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम है। तो सेकंड केस पॉसिबल है कि जब h की वैल्यू r/√2 से ज्यादा है। अब बताओ h जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर r/√2 से ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि अब हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब मैं यहां पे चार्ज पार्टिकल को अगर ऊपर की ओर डिस्प्लेस करता हूं और थोड़ा आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई तो F' फोर्स कम हो जाएगा, mg ज्यादा हो जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स नीचे आ जाएगा। समझ में, चार्ज पार्टिकल यहां पे है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अब अगर हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ गई, इसका फोर्स कम हो गया, mg ज्यादा हो गया, रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर हो गया। तो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ऊपर की ओर, लेकिन चार्ज पार्टिकल कहां आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो चेक करना, मॉड्यूल में इस तरह का क्वेश्चन भी है शायद, तो उसमें पूछता है कि चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो हमारा आंसर किस पर डिपेंड करता है कि h की वैल्यू r/√2 से कम है या फिर h की वैल्यू r/√2 से ज्यादा है। अब इसी रिंग में एक लास्ट केस में डिस्कस कर रहा हूं जो हमने रिजल्ट डिराइव किया है उसी के बेसिस पे। मान लो अब मैं यहां पे इस रिंग को तो मैंने फिक्स कर दिया, अब मैंने यहां पे इस रिंग को फिक्स कर दिया। अब मैं ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ग्रेविटी को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो ये जो डिस्क है ये मेरी YZ प्लेन में है, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे लाके अब हमने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लाके क्या किया, रिलीज कर दिया। तो यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लाके क्या कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। अब बताओ, जैसे हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लाके छोड़ेंगे तो प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर है। तो थ्योरी मैंने क्या डिफाइन करी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो फोर्स बन गया लेफ्ट की ओर, है कि नहीं। अब कितना फोर्स रहेगा, तो जो भी फोर्स रहेगा x के अलोंग वो होगा वहां पे Q इंटू ई। अभी हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है, तो कितना हो जाएगा, KQ इंटू एक्स अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2। तो जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पे लाके छोड़ेंगे उस पर अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा लेफ्ट की ओर। अब इस फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ध्यान है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब भी हम देखेंगे फोर्स कंटिन्यूअसली लेफ्ट की ओर बन रहा है, और जब तक फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तब तक वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां पे आता है तो फोर्स मेरा 0 हो जाता है। चेक करो, जिस जगह फोर्स 0 होता है वो मेरी वहां पे कौन सी पोजीशन होती है, मीन पोजीशन होती है। अब इसके बाद चार्ज पार्टिकल यहां रुकेगा नहीं, चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा। लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा यहां पे
जैसे चार्ज पार्टिकल यहां बढ़ा आ गए, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर है तो फोर्स कहां जाएगा, राइट की ओर आ जाएगा। और अब ये जो फोर्स राइट की ओर आया है वो माइनस क्यू चार्ज को क्या कराएगा, रिटार्ड कराएगा। तो पहले जब हम चार्ज पार्टिकल को यहां छोड़ेंगे, चार्ज पार्टिकल पहले यहां से यहां एक्सेलरेट करेगा, उसके बाद चार्ज पार्टिकल यहां से यहां रिटार्ड करेगा। क्यों रिटार्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर है तो नेगेटिव चार्ज फोर्स कहां एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट की ओर। कुछ टाइम बाद चार्ज पार्टिकल यहां रुकेगा, लेकिन परमानेंटली नहीं रुकेगा, फिर ये चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब है कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आगे पढ़ोगे पोजीशन के कारण बनती है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है जब हम रिलीज कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है वही पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होनी चाहिए जब ये चार्ज पार्टिकल रुकेगा। यहां पे काइनेटिक जीरो है, तो जितनी पोटेंशियल यहां पे है उतनी पोटेंशियल यहां बननी चाहिए। पोटेंशियल डिपेंड करती है पोजीशन पे। इसका मतलब है कि अगर तुम चार्ज पार्टिकल को यहां से x से छोड़ोगे तो चार्ज पार्टिकल यहां x पीछे जाएगा, फिर इसके बाद पोटेंशियल कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, फिर काइनेटिक कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में। इस तरह से एनर्जी कंजर्व होती है। और ये जो चार्ज पार्टिकल रहता है अब वो कंटिन्यूसली इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा वहां पे। अब हमें बताना है कि इस चार्ज पार्टिकल का मोशन ऑसिलेटरी है या सिंपल हार्मोनिक है। तो रिजल्ट को चेक करो, ये पोजीशन तो गई मीन पोजीशन। हमें ये मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम मेजर करते थे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट x। जब पार्टिकल यहां होगा तो डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर, फोर्स लेफ्ट की ओर। जब पार्टिकल इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर, फोर्स राइट की ओर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो तुम्हारे ऑपोजिट हैं, लेकिन हमें प्रूव करना है कि फोर्स क्या डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पर डिपेंड कर रहा है क्या, तो नहीं। फोर्स अगर देखोगे तो ऊपर x है, नीचे यहां पे क्या है, x स्क्वायर है। इसका मतलब है क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम ये बोलेंगे कि चार्ज पार्टिकल का मोशन ऑसिलेटरी है कि नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि x की वैल्यू बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू r, जिस डिस्टेंस से हम चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं वो डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही स्मॉल है, तो उस केस में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। तो जो भी फोर्स रहेगा वो हो जाएगा के क्यू क्यू एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। ये पूरी टर्म देखोगे वो टर्म हो गई कांस्टेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हैं तो साइन अपनी तरफ से लगा दो नेगेटिव। फोर्स डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे, तो यहां से हम बोलेंगे मोशन कैसा है, एसएचएम है। मोशन अगर एसएचएम है, कंपेयर करोगे तो इक्वेशन थी एसएचएम की के डैश इंटू एक्स, तो जो के डैश कॉन्स्टेंट रहेगा वो होगा के क्यू क्यू बाय आर क्यूब। के डैश कांस्टेंट को हम लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू होगी के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब। ओमेगा को क्या लिख दो, 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो आज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी अभी मैंने पहला केस कंसिडर किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कंसिडर करी थी रिंग के कारण। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे डिस्क के कारण, फिर वहाँ पे हम बात करेंगे वायर के कारण, फिर वहाँ पे हम बात करेंगे स्फीयर और शेल के कारण। तो अभी मैं लेक्चर को यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब तुम्हें करना क्या है, जो भी मॉड्यूल में रिंग दी हुई है, रिंग की थ्योरी, वो थ्योरी पढ़नी है। इस डेरिवेशन को एक बार करके देखना है फिर से, और फिर जो मैंने न्यूमेरिकल या जो केस कंसिडर किए हैं उनको वहाँ पे रिवाइज कर लो। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, डिस्क और फिर वायर या फिर शेल और स्फीयर के रिजल्ट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये सब चीज़ें तुम लोग नोट डाउन कर लो वहाँ पे।